AS2 आज हम रिवाइज करेंगे बेटा जल्दी से कि AS2 क्या है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। क्या है मेरे बच्चे, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है जी, इन्वेंट्री एक हमारा एसेट है। ठीक है, आप सबको अच्छे से पता है क्या है बेटा हमारा ये एसेट। सर मैंने बोला आपको इस तरीके से कॉन्सेप्ट बनाना है अपने माइंड के अंदर, एएस के कनेक्टेड, असेट बेस्ड एएस। क्या बोलेंगे हम, असेट बेस्ड। मैं लास्ट में सारे एएस पढ़ा दूंगा, सब एएस की आप सबको अच्छी नॉलेज है मेरे हिसाब से। ठीक है, सारे एएस मैं पढ़ा दूंगा आपको। तो एएस के अंदर मैं आपको बताऊंगा कौन से असेट बेस्ड हैं, कौन से लाइबिलिटी बेस्ड हैं, कौन से आपके डिस्क्लोजर बेस्ड एएस हैं। ठीक है, कौन से रेवेन्यू बेस्ड एएस हो गए। ये ऐसे करके आपके एएस दे रखे हैं। आपके रेवेन्यू बेस्ड तो दो ही है अपने पास, या 7 और 9। ठीक है, एसेट बेस वाले क्या होगा यार। ठीक है, एसेट बेस एएस हमारे नंबर 1। इन्होंने क्या बोला एसेट बेस एएस के अंदर, नंबर 1 इन्होंने बोला आपको AS2, फिर बोला AS10, सॉरी 10, फिर AS13, फिर क्या हो गया 26। तब एकदम मोटिवेट रहोगे क्लास में बोलने के लिए। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूँ आपकी लाइफ लाइन है आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जब अकाउंट्स की बात करते हैं। ठीक है, बाकी सब भी हम अच्छे से कर लेंगे, पर एएस को पहले अच्छे से फोकस करो आप। तो AS2 इज वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। किसी भी बिजनेस के अंदर एक बहुत बड़ा जो एक इंपॉर्टेंट आइटम होता है वो उसका क्या होता है, इन्वेंट्री होती है मेरे बच्चे। कभी कभी कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं वो लाइट एसेट मॉडल पे काम करते हैं। क्या करते हैं, लाइट एसेट। लाइट एसेट का मतलब जनरली क्या होता है कि फिक्स एसेट्स के अंदर वो कम इन्वेस्टमेंट करते हैं। पर कभी भी अगर बिजनेस आपका ग्रो कर रहा है, आप ये बोलो मैं इन्वेंट्री में कम इन्वेस्टमेंट करूंगा, जनरली ऐसा होता नहीं है। इन्वेंट्री तो इतनी ज्यादा हमारी होगी उतनी अच्छा हमारा स्टॉक टर्नओवर होगा। क्या होगा, हमारा स्टॉक टर्नओवर होगा। स्टॉक टर्नओवर रेशो हमारा अच्छा होना चाहिए, हमेशा चाहते हैं कि लाइक हमारी इन्वेंट्री आए और सेल हो जाए। ठीक है, चलिए जी, अब आओ सबसे पहले इस एएस की एप्लीकेबिलिटी की बात करें। एज सच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोई एप्लीकेबिलिटी को लेके कुछ ज्यादा बहुत रिजिड नहीं है। आप खुद कॉमन सेंस लगाओ, यहाँ पर कॉमन सेंस बेस्ड काम भी करते हैं भाई। जिस कोई भी ऐसा बिजनेस, कोई भी ऐसा बिजनेस, ठीक है, जिस बिजनेस के अंदर क्या होगा, आपका स्टॉक होगा। क्या होगा, हमारा स्टॉक होगा। ठीक है, वो सारे बिजनेस जो है उनको क्या चाहिए होगा, आपको AS2 की वैल्यूएशन करानी पड़ेगी। स्टॉक एक मटेरियल, जैसे मेरा बिजनेस सर्विस प्रोवाइडिंग का है, और मेरे बिजनेस के अंदर नॉर्मली कोई लाइक इन्वेंट्री होती नहीं है, तो मुझे उसको AS2 की एप्लीकेबिलिटी नहीं है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मान लो सपोज मेरे पास कंज्यूमेबल्स हैं, कंज्यूमेबल्स मेरे क्या होते हैं, मेरी बुक्स होती है मेरे बच्चे। अगर बुक्स मैंने बहुत लार्ज स्केल पे बुक्स की इन्वेंट्री मेंटेन करी हुई है, तो उस केस में AS2 की रेफरेंस की हेल्प से मैं कर सकता हूँ, उसकी वैल्यूएशन कर सकता हूँ। वैसे मेरी डायरेक्ट मेरी सर्विसेज के ऊपर AS2 एप्लीकेबल नहीं है। बट एज कंज्यूमेबल्स मेरी इन्वेंट्री बहुत ज्यादा कंज्यूमेबल्स की, तो मेरे ऊपर AS2 एप्लीकेबल उसकी कॉन्टेक्स्ट में हो जाएगा। आई बात समझ। अब व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एएस, कह रहे ऑब्जेक्टिव क्या इज टू डिटरमाइन द सीए। सीए क्या होता है, हमारा कैरिंग अमाउंट। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना, अकाउंट्स के अंदर या असेट से कनेक्टेड अगर हम बातें करें, एक होता है कैरिंग अमाउंट, एक होता है ओरिजिनल कॉस्ट, एक होता है बुक वैल्यू। ठीक है, तो ये अलग अलग वर्ड्स यूज करते हैं ये। ओरिजिनल कॉस्ट मतलब क्या होता है, जिस कॉस्ट पे हम परचेज करते हैं एसेट को, दैट इज कॉल्ड ओरिजिनल कॉस्ट। आज एसेट्स की सारी बातें करेंगे मिक्स मिक्स करके। ठीक है, तो क्या होती है वो ओरिजिनल कॉस्ट। ठीक है, बुक वैल्यू क्या होता है, ये हमने AS10 में वर्ड यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं मेरे बच्चे, AS10 में। मेरी बातें ढंग से सुन रहे हो, AS10 में हम वर्ड यूज करते हैं बुक वैल्यू। ठीक है, एसेट की बुक वैल्यू क्या होती है, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन। तो क्या होती है हमारी बुक वैल्यू आती है, इसको हम कभी कभी क्या बोलते हैं, WDV भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, WDV। WDV बोलो वहां बुक वैल्यू, बुक वैल्यू वर्ड क्यों, जो बुक्स के अंदर वैल्यू शो कर रहे हैं। ठीक है, और इसी के ही सिमिलर जो वर्ड हम यूज करते हैं, कैरिंग अमाउंट। क्या वर्ड यूज करते हैं हम, कैरिंग अमाउंट। किस अमाउंट पे वो असेट को हम कैरी करेंगे अपनी बुक्स के अंदर, तो बुक वैल्यू, कैरिंग अमाउंट, WDV। WDV वर्ड तो वैसे नॉर्मली हम AS10 में यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो WDV वहां पे रहने दो। तो वैसे नॉर्मली जैसे लाइक आपके कॉन्टेक्स्ट ऑफ इन्वेंट्री, हम कभी ये नहीं बोलेंगे कि बुक WDV क्या है, हम बोलेंगे वर्ड क्या, कैरिंग अमाउंट। क्या बोलेंगे हम, कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट। आई बात समझ। तो कैरिंग अमाउंट समझ, किस वैल्यू पर हम कैरी कर रहे हैं उस असेट को अपनी बुक्स के अंदर, दैट इज कॉल्ड कैरिंग अमाउंट। किसी को दिक्कत, पक्का सबको समझ आ रहा है, इसको हम कहते हैं कैरिंग अमाउंट। चलिए जी, अब इन्होंने क्या बोला आपको, नेक्स्ट स्कोप क्या है। स्कोप क्या है, तो ये कह रहे कहां कहां पे एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, CSFA मतलब क्या हो गया आपका, दैट इज WIP ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर सर क्यों एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर क्या एप्लीकेबल है मेरा बच्चा, AS7। ये कहां पे कवर हो रहा है, AS7 में।
WIP ऑफ क्या हो गया ये, सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर में ये एप्लीकेबल नहीं है, मैंने भी बता दिया था। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, उसके ऊपर एप्लीकेबल। FI का मतलब क्या हो गया, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, ये SP का सर्विस प्रोवाइडर कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या हो गया फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, क्या करेंगे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, अब याद होगा अच्छे से आपको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर मतलब क्या हो गया बेटा आपका सिक्योरिटीज वगैरह हो गई। ठीक है, जैसे लाइक क्या हो गया आपका, लाइक आपने, आपका काम भी क्या है, आपका काम है लाइक शेयर्स को परचेज सेल करना, तो वो आपकी इन्वेंट्री है। उसके बावजूद भी AS13 में आते हैं, वो कहाँ आते हैं, AS13 में करंट इन्वेस्टमेंट, कहाँ आते हैं, करंट इन्वेस्टमेंट। याद आया। उसके बाद एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, नेक्स्ट क्या हो गया मेरे बच्चे, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ऑल वेल। तो अगर हम बात करें स्कोप की, बात करें स्कोप की, तो AS2 कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, हम रिवीजन कर रहे हैं पर कोई पॉइंट नहीं कट कर रहे, मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं सारे पॉइंट जो एस के लेके आ रहा हूँ बस टू दी पॉइंट लेकर आ रहा हूँ, और यही आपके लिए सफिशिएंट है, एकदम कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। ठीक है, नंबर 1, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव दिस एस, पहली बात तो ये सब पे एप्लीकेबल है, जिनकी भाई क्या है इन्वेंट्रीज है, जिनकी क्या है इन्वेंट्रीज है, वो सब पे एप्लीकेबल है। पर कुछ एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन देख लिए वहां पर हमने, ये लेवल्स के अकॉर्डिंग नहीं है कि लेवल 1 पे एप्लीकेबल, लेवल 2 ऐसा वाला कॉन्सेप्ट नहीं है इसके अंदर, ये सबके ऊपर एप्लीकेबल है, सब लेवल्स पे एप्लीकेबल, ऐसा बोल सकते हैं, या लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 कोई भी सबके ऊपर एप्लीकेबल है। बट कुछ सेक्टर्स के अंदर एप्लीकेबल क्यों नहीं है, बिकॉज वहां पे रिक्वायरमेंट ही नहीं है, या फिर आपकी जो इन्वेंट्री है उसकी वैल्यूएशन यहाँ के अकॉर्डिंग नहीं हो सकती, जैसे दैट इज आप क्या होगा आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, कोई दिक्कत नहीं जी। अब दूसरी बात हम करते हैं यहाँ पर, इन्होंने क्या बोला आपको, तो स्कोप के अंदर क्या बोला इन्होंने आपको, स्कोप क्या है आपका, WIP ऑफ क्या हो गया, इन्होंने क्या बोला आपको, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। नंबर 2 क्या हो गया आपका, दैट इज सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, नंबर 3 क्या हो गया, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। नंबर 4 क्या हो गया, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। पर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को लेके एक हमारा स्टार था, याद है आप सबको, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को लेके क्या था हमारा, एक स्टार था। सर वो स्टार क्या था हमारा, वो स्टार ये था सर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को लेकर, इन केस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ठीक है, अगर वो NRV पे वैल्यू हो रहा है बिकॉज ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस, MSP याद है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की वजह से वो किस पे वैल्यू हो रहा है आपका, दैट इज NRV पे वैल्यू, तो उस लेवल पर ठीक है ये वाला AS एप्लीकेबल नहीं है। बट से फॉर एग्जांपल जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसके ऊपर MSP वाला कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं है, इसका मतलब वो NRV पे वैल्यू नहीं हो रहा, तो नॉर्मली AS एप्लीकेबल है। आई बात समझ। ठीक है, अब से फॉर एग्जांपल मैं कुछ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कर रहा हूँ और उस केस के अंदर क्या हो रहा है, या तो जो मेरा मेरा जो स्टॉक है, ठीक है, वो स्टॉक के ऊपर गवर्नमेंट की गारंटी है, दैट इज कॉल्ड MSP, या मैं किसी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में हूँ, किसमें हूँ मैं, किसी कंपनी के साथ फॉरवर्ड, उस कंपनी ने मुझे अश्योरेंस दे रखा है आप इतना प्रोड्यूस करो, ये हम इतने प्राइस पे आपको परचेज करेंगे, तो ऑलरेडी मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्ट नोट है, और ऑलरेडी मुझे पता है ये प्रोड्यूस जो मैं कर रहा हूँ ये इतने में सेल होने वाला है, तो यहाँ पे तो अश्योरेंस है ना, तो इसलिए मैं अपनी इन्वेंट्री को NRV पे वैल्यू कर सकता हूँ, मुझे कॉस्ट से कोई मतलब लेना देना नहीं है। आई बात समझ, क्योंकि मुझे अब तो पता ही है ना, मिलना ही इतना है इसका, अब चाहे कॉस्ट जो मर्जी आ रही हो, कम आ रही हो जाए ज्यादा आ रही, मिलना तो मुझे इतना है, तो उस केस के अंदर वहां पे मुझे श्योरेंस है, सर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन कह सकते हैं हम, क्या सर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं उसको NRV वैल्यू कर रहे हैं। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की बात याद रहेगी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के ऊपर वैसे तो ये AS नहीं लगता, प्रोवाइडेड दैट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज वैल्यूड एट NRV ड्यू टू MSP और एनी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, याद हो गया। बट अगर वो दोनों चीजें नहीं है, उसके पास अश्योरेंस नहीं है, तो वो कॉस्ट पे वैल्यू करेगा, फिर तो कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री क्या होता है सर, क्या आपको नहीं पता इन्वेंट्री क्या, इन्वेंट्री आर दी असेट्स, इन्वेस्टमेंट्स आर दी असेट्स, ठीक है, उसके बाद PPE आर दी असेट्स, वो टेंजिबल असेट्स हैं, इंटेंजिबल असेट्स आर दी असेट्स, सबके बाद स्टार्टिंग यही करेंगे चारों में, स्टार्टिंग इन्वेंट्री आर दी असेट, इन्वेस्टमेंट्स आर दी असेट, उसके बाद क्या बोलेंगे PPE आर दी असेट्स, ठीक है, इंटेंजिबल भी क्या है असेट्स है। अब NRV जो आप बात करते सर इन्वेंट्री, इन्वेंट्री आर दी असेट पर हेल्ड फॉर सेल, ऐसा बोल सकते हैं मोटा मोटा भी, हेल्ड फॉर सेल। तो इन्वेस्टमेंट्स आर दी असेट हेल्ड फॉर टू पर्पस, आइदर फॉर इनकम और फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन। इन्वेस्टमेंट्स का हेल्ड करने का, सबको हम हेल्ड कर रहे हैं, रख रहे हैं, क्यों रख रहे हैं, इन्वेंट्री को तो सेल करना है भाई, तो इन्वेस्टमेंट से क्या लेनी है, कैपिटल एप्रिसिएशन या फिर इनकम, ये दोनों, और असेट्स को क्या करना है, यूज, इंटेंजिबल असेट को करना है यूज, हेल्ड फॉर यूज, हेल्ड फॉर यूज, उन दोनों में क्या आएगा
लास्ट वाले दोनों में, लास्ट वाला मतलब क्या हो गया, पीपीई और इंटेंजिबल एसेट्स, हेल्ड फॉर यूज और हेल्ड फॉर यूज, याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं जी। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि इन्वेंट्री आर दी एसेट हेल्ड फॉर सेल और इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन और इन द फॉर्म ऑफ क्या हो गया, रॉ मटेरियल, इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल। तो फिनिश गुड्स WIP और क्या होता है ये, रॉ मटेरियल, कोई दिक्कत, फिनिश गुड्स हेल्ड फॉर सेल मतलब इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस होना चाहिए। अब हमने एक पढ़ा हुआ था क्या AS10 में भी कि जब कोई AS रिटायर हो जाता है एक्टिव यूज से, कहां से, एक्टिव यूज से, तो उस केस में वो जो एसेट है वो एसेट भी हेल्ड फॉर सेल है, क्या है वो, हेल्ड फॉर सेल, बट दैट इज नॉट माय ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। लाइक सपोज ये चेयर पड़ी हुई है यहाँ पर, ये चेयर्स मुझे यूज नहीं करनी, तो मैंने एक्टिव यूज से इसको बाहर निकाल दिया, तो वो जो चेयर है मेरे लिए वो क्या है, हेल्ड फॉर व्हाट, सेल, बट दैट इज नॉट माय ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो AS2 नहीं लग सकता। तो इन्होंने बोला हेल्ड फॉर सेल तो ठीक है वर्ड, पर आगे क्या बोला, इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, क्या बोला मेरे बच्चे, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, दैट इज कॉल्ड फिनिश गुड्स, दैट इज कॉल्ड फिनिश गुड्स। अब नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ आप, ठीक है, नोट नंबर 1, ठीक है, हाँ जी, असेट पे तो आएगी पर डेप्रिशिएशन नहीं लगेगा, अब वो पढ़ेंगे AS10 के अंदर। फिर दूसरा वो रहेगी किस पर, अपनी रियलाइजेबल वैल्यू पर, किस पर रिकॉर्ड करेंगे, तो मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा ना उसकी जब पढ़ाऊंगा, ठीक है बेटा। नोट नंबर 1, कंज्यूमेबल फॉर रेंडरिंग सर्विसेज, कंज्यूमेबल फॉर रेंडरिंग सर्विसेज, कुछ कंज्यूमेबल्स जैसे मैंने बोला मेरी बुक्स क्या होती हैं, कंज्यूमेबल्स हैं, पर वो भी इन्वेंट्री के अंदर कवर होती हैं, ठीक है। उसके बाद स्टोर्स एंड स्पेयर्स एंड लूज टूल्स, ठीक है, स्टोर्स एंड स्पेयर्स एंड लूज टूल्स पे डिपेंड करता है, या तो वो AS2 में कवर होते हैं या तो क्या कवर होते हैं, AS10 में, दोनों में से एक में कवर होते हैं, स्टोर्स एंड स्पेयर्स या फिर क्या हो गए आपके लूज टूल्स। अगर वो AS10 की डेफिनेशंस को मीट आउट कर जाए हम AS10 में ले जाते हैं उनको, अगर उनकी डेफिनेशन को मीट आउट नहीं कर पाए तो AS2 में आते हैं, स्टोर्स एंड स्पेयर्स एंड क्या है, लूज टूल्स। आई बात समझ, इस बार अच्छे से पढ़ के जाना है बेटा। चलो जी, अभी आगे यहाँ आते हैं। अब मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्री, आप सबको अच्छे से पता है बचपन से ये वाली बात कि मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्री में क्या होती है, दैट इज इन्वेंट्री शुड बी मेजर्ड एट कॉस्ट और NRV व्हिचएवर इज लोअर, व्हिचएवर इज लोअर, ये तो पता है, ठीक है, वो लिखा नहीं है वहां पर पता है आपको। व्हाट इज कॉस्ट, कॉस्ट इंक्लूड 3 थिंग्स, ठीक है। तो इन्होंने बोला कॉस्ट के अंदर 3 चीजें आती हैं सर, सर क्या आता है, मैं हमेशा बोलता हूँ इसको PCO, PCO, that is called purchase cost, conversion cost and other cost, PCO, purchase cost, conversion cost और other cost। और इसमें बोला मेजरमेंट क्या होती है हमारी, कॉस्ट और NRV, फिर भी लिख देता हूं मैं आपको, whichever is lower, whichever is lower, कोई दिक्कत। अब व्हाट इज कॉस्ट, कॉस्ट इज कॉस्ट ऑफ परचेज माइनस ट्रेड डिस्काउंट, दैट इज कॉल्ड बैलेंस, क्या आया, बैलेंस, प्लस ड्यूटी एंड टैक्सेस, प्लस आपका कैलेज इनवर्ड्स, प्लस इंश्योरेंस, प्लस कोई भी अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस व्हिच इज रिलेटेड टू परचेज ऑफ पर्टिकुलर इन्वेंट्री, ठीक है। अब इसमें हम कनेक्शन जोड़ सकते हैं मटेरियल चैप्टर कॉस्टिंग से भी, कॉस्टिंग में भी जब मटेरियल को हम परचेज करते हैं तो मटेरियल को परचेज करते वक्त जो भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, सारे एक्सपेंसेस को हम इसमें इंक्लूड करते हैं। अब इसकी हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है, ठीक से, कि कोई भी एसेट परचेज कर रहे हैं तो एसेट परचेज करते वक्त कोई भी एक्सपेंस होता है वो एसेट की कॉस्ट में क्या होता है, एडजस्ट होता है, ठीक है, तभी उसका इफेक्टिव रेट निकल पाता है, ठीक है। तो आगे सबसे पहले बेसिक परचेज प्राइस, क्या बोलेंगे, बेसिक परचेज प्राइस माइनस क्या करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट। अब जो बैलेंस आएगा ना उसमें सारी एप्लीकेशन होंगी, लाइक से फॉर एग्जांपल इस पे GST एप्लीकेबल है, क्या एप्लीकेबल है, GST एप्लीकेबल है, बट जो GST है ना हमारा बेटा, GST जो है हमारा, लाइक वो इनपुट क्रेडिट नहीं है, उसका क्या नहीं है, ITC नहीं है। अब तो तुम भाई महारथी हो टैक्स के, इनपुट क्रेडिट नहीं है, तो इनपुट क्रेडिट अगर नहीं है उसका, क्या नहीं है उसका, इनपुट क्रेडिट नहीं है, तो सिनेरियो में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, आई बात समझ, ठीक है। अगर इनपुट क्रेडिट है तो ऐड नहीं कर, उल्टा अगर ऐड हो रहा है तो माइनस करो भाई, ऐड हो रहा है तो, ये वाली बातें हर जगह पता होना चाहिए, चाहे वो PP चैप्टर में है, चाहे हम इस वाले चैप्टर में है, चाहे हम कॉस्टिंग के अंदर है, कहीं पर भी है। तो जो GST है वो एज एक्सपेंस कब ट्रीट होता है, चाहे वो उसका इनपुट ITC नहीं है, अगर ITC अवेलेबल है तो वो असेट है, फिर वो उसको अलग से ट्रीटमेंट है, वो अपने आउटपुट से सेट ऑफ होगा, राइट, ठीक बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ठीक है, ड्यूटी एंड टैक्सेस वाला बात मैंने कर लिया आपसे, ये वाली प्लस करेंगे, ठीक है।
ड्यूटी एंड टैक्सेस में लाइक आपके पास बेसिक कस्टम ड्यूटी वगैरह भी आएगी, एक्साइज ड्यूटी वगैरह भी आ सकती, कुछ भी आ सकता लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो कस्टम ड्यूटी वगैरह है वो जनरली क्या था उसके अगेंस्ट में, कस्टम ड्यूटी के अगेंस्ट में कोई भी आईटीसी अवेलेबल नहीं होता, याद है चीज, ये नॉन रिफंडेबल है, तो टेंशन खत्म, ठीक है। कैरेज इनवर्ट, ठीक है। इंश्योरेंस ट्रांजिट वाली, कौन सी वाली, ट्रांजिट वाली। और कोई भी ऐसा खर्चा जो हमने लाइक कमीशन ऑन परचेज, कमीशन ऑन परचेज, परचेज करते हो कमीशन देनी पड़ गई, वो भी कॉस्ट में ऐड हो जाएगी। कुछ भी ऐसा खर्चा जो परचेज करने के लिए इंपॉर्टेंट था वो सारा खर्चा इसमें क्या होगा, ऐड हो जाएगा, तो टोटल एक्सपेंस आएगा, दैट इज कॉल्ड आपका कॉस्ट ऑफ परचेज। अभी तो कॉमन सेंस भी हो गया लाइफ के अंदर यार, कि परचेज करते वक्त कोई भी खर्चा होगा वो सारा खर्चा हम कहाँ डालेंगे, उस असेट की कॉस्ट में, डन। चाहे वो रॉ मटेरियल है चाहे वो फिनिश गुड्स है, डब्ल्यूआईपी तो नहीं होगा, रॉ मटेरियल या फिर फिनिश गुड्स। परचेज क्या करोगे आप, या तो रॉ मटेरियल या तो करोगे आप फिनिश गुड्स। अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो क्या परचेज करोगे, रॉ मटेरियल। अगर आप कौन हो, ट्रेडर, तो क्या परचेज करोगे, फिनिश गुड्स। तो गुड्स को परचेज करते वक्त या उसको अपनी लोकेशन में लाते वक्त जो भी खर्चे हो रहे सारे ऐड होंगे गुड्स की कॉस्ट में। कंसाइनमेंट चैप्टर भी याद कर सकते हो आप। उसके कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन की बात करी हमने, किसकी बात करी, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन की बात करी। अगर हम कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन की बात करें, अगर हम बात करें कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन की बात करें तो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने की कॉस्ट, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने की कॉस्ट, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में क्या क्या आता है मेरे बच्चों, रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेरिएबल ओवरहेड्स, फिक्स ओवरहेड्स, ये सारे आते हैं, ठीक है। अब उसके बाद फिक्स ओवरहेड्स क्या होते हैं मेरे बच्चों, फिक्स ओवरहेड्स क्या होते हैं, तो इन्होंने क्या बोला, फिक्स ओवरहेड्स को जो हम रिकॉर्ड करते हैं यहाँ पे वो डिपेंड करता है कैसे रिकॉर्ड करेंगे। हालांकि फिक्स ओवरहेड्स ये सारे एक्चुअल बेस पर होते हैं, ये सारे किस पर होते हैं, एक्चुअल, ये भी एक्चुअल, ये भी एक्चुअल, बट जो फिक्स ओवरहेड्स है ना वो एब्जॉर्ब्ड होता है। क्या होता है मेरे बच्चे, एब्जॉर्ब्ड होता है, ठीक है। फिक्स ओवरहेड्स क्या होते हैं, एब्जॉर्ब्ड होते हैं, क्या होते हैं, एब्जॉर्ब। पर कॉस्टिंग में जो एब्जॉर्प्शन है और यहाँ की जो एब्जॉर्प्शन थोड़ी सी अलग है। अब एज कॉस्टिंग स्टूडेंट मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपने पढ़ा हुआ है एब्जॉर्प्शन क्या होता है, मैं फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। एब्जॉर्ब बेस पे लेने का पर्पस क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एग्जांपल ले लूँ एक आईसीआई का, ठीक है। अपने पास सारे के सारे एग्जांपल है जो आपके आईसीआई में दे रखे हैं, सारे एग्जांपल हम कवर अप करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो पहले मैं इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एग्जाम के लिए, ठीक है। तो फिक्स ओवरहेड्स की ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट रहेगी एग्जाम के लिए। आईसीआई का मैंने पूरा मॉड्यूल का क्वेश्चन ले लिया आपके लिए, मैं सारे जो क्वेश्चंस दे रखे हैं आज आपके स्टडी मैट में, हम स्टडी मैट को पूरा कवर कर लेंगे अपने रिवीजन सेशन के अंदर, ठीक है। तो आप आराम से उनको अच्छे से करके जाओ, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। आइए जी हम देखते हैं, इधर देखो हमारे पास कैपेसिटी है, ये हमारी नॉर्मल कैपेसिटी है 1 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस करने की, कोई दिक्कत बेटा, पर एनम, एंड एक्सपेक्टेड फिक्स ओवरहेड इज 18 लाख। फिक्स ओवरहेड्स ऑन द बेस ऑफ नॉर्मल कितना हो गया, 18 रुपए, वो तो ऑब्वियस सी बात है, नॉर्मल के बेस पर जो फिक्स ओवरहेड्स है वो कितने हैं बेटा, 18 रुपए के, कोई दिक्कत, पर यूनिट आ गया। अब केस नंबर 1, एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी है, 1 लाख यूनिट्स है भाई, नॉर्मल भी 1 लाख एक्चुअल भी 1 लाख, दोनों सेम आ गए, तो इस केस में कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, टेंशन खत्म, ठीक है। तो इस केस के अंदर फिक्स ओवरहेड्स ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी एंड एक्चुअल कैपेसिटी विल बी लीड टू सेम फिगर्स, दैट इज 18 लाख, देयरफॉर इट इज एडवाइजेबल टू इंक्लूड और नॉर्मल कैपेसिटी। अब नॉर्मल बोलो एक्चुअल बोलो फर्क ही नहीं पड़ रहा ना यहाँ पर तो, ठीक है। पर फिर भी आप क्या बोलोगे, नॉर्मल कैपेसिटी, जब इक्वल है तभी क्या बोलोगे, आंसर देना पड़ गया एमसीक्यू में, तो चलो आंसर तो इक्वल है, पर इन्होंने क्या बोला है, नॉर्मल कैपेसिटी, अगर इक्वल है तब भी, ठीक है। अब एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी थी, 90,000, 1 लाख से कम। हमारी एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन कितनी थी बेटा, 1 लाख। तो रिकवरी रेट हमने कैसे निकाला था, नॉर्मल बेस, कैसे निकलता है मेरे बच्चे, नॉर्मल बेस के हिसाब से। अब देखो फिक्स ओवरहेड इज नॉट गोइंग टू चेंज विद द चेंज इन आउटपुट, फिक्स ओवरहेड चेंज नहीं हो रहे, will remain constant at 18 lakh, therefore overhead on actual basis is 20 rupees। यार एक्चुअल बेस पे ओवरहेड निकालेंगे अगर हम 18 लाख डिवाइड बाय 90,000 तो 20 रुपीज आएगा, ठीक है। एंड हेंस द वैल्यू इन इन्वेंटरी एट 20 ईच फॉर फिक्स ओवरहेड पर्पस इट विल ओवर वैल्यूड। यार अगर हम इस केस में अगर हमने ले लिया एक्चुअल बेस पर तो ओवर वैल्यूएशन हो जाती है, क्या हो जाती है, ओवर वैल्यूएशन। तो लॉजिक भी साथ साथ दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है। एंड द लॉस ऑफ 1.8 लाख विल आल्सो बी इंक्लूड इन द क्लोजिंग इन्वेंटरी। कह रहा है जो हमारा लॉस हो रहा है ना बिकॉज हमने कम प्रोडक्शन करी है, वो कहां पे शो चला जाएगा, क्लोजिंग इन्वेंटरी में चला जाएगा, तो गलत बात है, ठीक है। एंड लीडिंग टू हायर ग्रॉस प्रॉफिट देन एक्चुअली अर्नड, देयरफॉर इट इज एडवाइजेबल टू इंक्लूड फिक्स ओवरहेड्स
ऑन नॉर्मल कैपेसिटी। यहाँ पे भी क्या होगा, आंसर तो वही था पर उन पर लॉजिक दिया। तो इसका मतलब अगर एक्चुअल प्रोडक्शन कम है किससे, नॉर्मल प्रोडक्शन से, तो दोस्त उस केस के अंदर नॉर्मल कैपेसिटी बेस काम करते हैं। अगर हम नॉर्मल कैपेसिटी बेस काम नहीं करेंगे तो ओवर वैल्यूएशन होगा इन्वेंट्री का। क्या होगा, ओवर वैल्यूएशन। तो अदरवाइज क्या हो जाएगा, ओवर वैल्यूएशन को अवॉइड करने के लिए, क्या करने के लिए, अवॉइड करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने लिया दैट इज नॉर्मल कैपेसिटी। क्या लिया, तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट में हमने क्या लिखा है अभी, कि अगर हमारी, हम क्या बोलेंगे नॉर्मल पे, अगर एक्चुअल आउटपुट, क्या बोला मैंने, एक्चुअल आउटपुट क्या है, एक्चुअल आउटपुट कम है किससे, नॉर्मल आउटपुट से। हम किस पर लेते हैं, नॉर्मल कैपेसिटी। किस पे लेते हैं, फिक्स ओवरहेड्स, नॉर्मल कैपेसिटी। हाँ जी बेटा। नहीं भाई वो तो लॉस चला गया ना हमारा, प्रॉफिट लॉस पे जाएगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस में बुक होगा, मना नहीं कर रहा हूँ, पर इन्वेंट्री की कॉस्ट में दिखा सकते। चलो जी, आइए जी हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल का लॉजिक समझ आ गया भाई। नॉर्मल पे हम क्यों ले रहे हैं, अगर हम एक्चुअल पे ले लेंगे ना, अगर प्रोडक्शन कम हुई है, अगर क्या हुई है, प्रोडक्शन कम हुई है, और हमने एक्चुअल पे ले लिया, किस पे ले लिया, एक्चुअल पे ले लिया, तो उस केस के अंदर क्या है, उस केस के अंदर क्या होगा, हमें ध्यान रखना पड़ेगा किस चीज का, हमें नॉर्मल पे लेना, अदरवाइज ओवर वैल्यूएशन। अदरवाइज क्या है, ओवर वैल्यूएशन है। आपको यहाँ पे एग्जाम्पल में देख लो आप, ये चीज यहाँ पे बोल रहा है आपसे, मैं फिर आपको दिखा देता हूँ। देखो ये क्या हो रही है। हम्म, इधर देखो आप, हमारा खर्चा कितना हुआ, 18 लाख, और मैं इसको 90 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो फिक्स ओवरहेड्स कितना आ रहा है, 20। ये 18 लाख को डिवाइड कर रहा हूँ 1 लाख से, खर्चा कितना आ रहा है मेरा यहाँ पर, 18। तो प्रोडक्ट की कॉस्ट में अगर 20 इंक्लूड करूंगा, आप समझ रहे हो, तो उस केस के अंदर उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी 2 रुपए से, पर यूनिट वैल्यू। 18 यूज कर रहा हूँ, तो पर यूनिट वैल्यू क्या हो गई आपकी, 2 रुपए से कम हो गई। अब समझो ये चीज, अब यहाँ पर अगर मैं 20 पर दिखा रहा हूँ उसको, एक्चुअल बेस पर दिखा रहा हूँ, तो प्रॉब्लम है। देखिए हमारी ओवर वैल्यूएशन होगी इन्वेंट्री की, किसकी होगी, जो एक्चुअल में है नहीं। अगर आपने कम प्रोड्यूस करा है ड्यू टू आपकी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, आप काम नहीं कर पाए, स्ट्राइक हो गई, जो भी वट मुझे नहीं पता भाई, ठीक है, तो क्या गलत उसका प्रेशर आप क्या स्टॉक पर दोगे, याद करो, नहीं दोगे आप स्टॉक पर। ठीक है, अब ऐसे ही उल्टा हो गया, अब केस नंबर 3 पढ़ लो आप। अगर मान लो एक्चुअल प्रोडक्शन 1,20,000 आ गई, और अभी भी आप बोलो सर आपने तो कहा था 18 पे, देखो फर्स्ट वाले केस में भी 18 पे कर रहे हैं, फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, सेकंड केस में भी 18 पे इन्होंने बोला करो, अदरवाइज ओवर वैल्यूएशन होगी, पर अभी भी मैं 18 पे कर दूंगा थर्ड वाले केस में, तो अभी ओवर वैल्यूएशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ओवर वैल्यूएशन। सर कैसे, अब समझो, अगर एक्चुअल में यूनिट्स प्रोड्यूस कितनी हुई है बेटा, 1,20,000 हुई है, और खर्चा कितना हुआ मेरा, 1,18,00,000, सॉरी कितना हुआ है, 18 लाख। तो 18 लाख डिवाइड बाई 1.2 कितना होगा मेरे बच्चे, जल्दी बताओ, 15 रुपए। एक्चुअल में जो पर यूनिट की फिक्स कॉस्ट है वो कितनी है, 15 है, और प्रोडक्ट से चार्ज कितना कर रहा हूं मैं, 18, कितना चार्ज कर रहा हूं मैं, 18। तो अकाउंट्स यहाँ पे मना कर रहे हैं आपको, अगर आपने ज्यादा प्रोड्यूस कर दिया तो आप एक्चुअल बेस पर लोगे, फिर बेस क्या बनाओगे, फिर एक्चुअल। तो यहाँ पे ये चीज हो गई। अगर आपकी एक्चुअल आउटपुट ज्यादा है, क्या है मेरे बच्चे, एक्चुअल आउटपुट ज्यादा है किससे, नॉर्मल आउटपुट से, तो फिक्स ओवरहेड्स विल बी रिकवर्ड ऑन एक्चुअल बेस। पर ये चीज कॉस्टिंग में नहीं होती, कॉस्टिंग में हमेशा क्या होता है, फिक्स ओवरहेड्स रिकवर नॉर्मल बेस। कैसे होते हैं वहां पर, हमेशा नॉर्मल बेस। तो यहाँ पे एक्चुअल बेस पे भी हो सकता है, नॉर्मल बेस, सिर्फ लॉजिक एक ही है यहाँ पे। ठीक है, क्या कि ओवर वैल्यूएशन नहीं होनी चाहिए। आपसे इसका मतलब दोनों में से कुछ भी पूछेगा वो लॉजिक, तो क्या बोलोगे आप, ठीक है, अदरवाइज इट विल लीड टू ओवर वैल्यूएशन। अगर एक्चुअल यूनिट ज्यादा प्रोड्यूस हो गई तो अच्छी बात है, अब तो वैसे भी अगर आप एक्चुअल बेस पे करोगे, ठीक है, डिवाइड करोगे, तो आपका अमाउंट क्या आ रहा है, कम आ रहा है। इन दोनों सिनेरियो में आंसर सेम है, हमारा आंसर क्या है, सेम। कि अगर हम लाइक इन्होंने पूछा आपसे से फॉर एग्जांपल कि एक्चुअल आउटपुट ज्यादा है किससे, नॉर्मल आउटपुट से, ठीक है, तो हम किस बेस पर करेंगे, हमने बोला हम एक्चुअल बेस पे करेंगे, क्यों करेंगे, अदरवाइज क्या होगा, ओवर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री जाएगी। अब रिवर्स वो बोलेंगे, कह रहे अगर मान लो एक्चुअल आउटपुट कम है नॉर्मल से, किस बेस पे करोगे, आप बोलोगे नॉर्मल पे करेंगे। ठीक है, क्यों नॉर्मल पे, अदरवाइज ओवर वैल्यूएशन हो जाएगी। तो दोनों केस में लॉजिक क्या, अदरवाइज क्या हो जाएगा, ओवर वैल्यूएशन। ठीक है, तो अकाउंट्स यहाँ पे बहुत सिंपल है कि ज्यादा चार्ज नहीं करना प्रोडक्ट से, ज्यादा चार्ज कितना है उतना ही करो, उससे ज्यादा चार्ज मत करो। ऑल वेल क्लियर है। तो ये वाला एग्जांपल पढ़ के जाना है आपने इसके लिए, कि ये एग्जांपल आपकी स्टडी मैट का जो मैंने पिक करा एग्जांपल नंबर 2, ये बड़ा अच्छा एग्जांपल था इसके कनेक्टेड। किसी को दिक्कत, डन। अब आगे जल्दी से आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, अदर कॉस्ट क्या होती है सर, अच्छा कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में कौन कौन सी कॉस्ट आ गई, ठीक है, रॉ मटेरियल की नहीं आई, डायरेक्ट लेबर,
डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेरिएबल ओवरहेड्स, और साथ में क्या हो गया आपका, दैट इज आपका हो गया फिक्स ओवरहेड्स, एब्जॉर्ब बेस। और यहाँ पे बड़ा ध्यान रखना है कि फिक्स ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, एक्चुअल बेस पर होगा या नॉर्मल कैपेसिटी पर होगा, एक्चुअल पे होगा या फिर नॉर्मल पे होगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। डन, तो ये चीज थी आपकी। फोन पे कर दूंगा, नहीं उसको कर दियो भाई को। चलो जी, हम आगे बढ़ते हैं अब। अदर कॉस्ट, अदर कॉस्ट में उन्होंने क्या बोला आपको, अदर कॉस्ट क्या होती है, ठीक है, अदर कॉस्ट इज एनी कॉस्ट टू ब्रिंग द इन्वेंट्री टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशन। तो अदर कॉस्ट में इन्होंने दो बातें बोली, ठीक है, बात नंबर वन लोकेशन, बात नंबर टू क्या हो गया, कंडीशन। लोकेशन या फिर कंडीशन, इन्वेंट्री को अपनी प्रेजेंट लोकेशन या प्रेजेंट कंडीशन में, प्रेजेंट लोकेशन या फिर प्रेजेंट कंडीशन में लगाने की जो भी कॉस्ट होंगी, ठीक है, वो सारी कॉस्ट क्या होंगी, इसमें इंक्लूड होंगी। अगर हम बात करें लोकेशन की तो सही याद करना कंसाइनमेंट चैप्टर को। कंसाइनमेंट चैप्टर में क्या था, इन्वेंट्री हमारे यहाँ पड़ी हुई थी, ठीक है, हमने कंसाइनी के पास भेजी, हाँ भेजी हमने कंसाइनी की, तो कंसाइनर से कंसाइनी के पास जब इन्वेंट्री भेजी, ठीक है, तो जो भी कॉस्ट आई हमारी वो भी कॉस्ट उस इन्वेंट्री कॉस्ट में क्या होती है, ऐड होती है, लोकेशन। कंडीशन वाला एग्जांपल बड़ा बेस्ट एग्जांपल है जो हमने फाउंडेशन से पढ़ते आ रहे हैं, आप सबको पता है, दैट इज आपका एक वाइन वाला एग्जांपल है और एक क्या है, राइस वाला एग्जांपल है, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, दैट इज कुछ कभी कभी क्या होती है, इन्वेंट्री कुछ इस तरीके से होती है, उनको अपनी प्रेजेंट कंडीशन में लाने के लिए ताकि वो सेलेबल हो सके, क्या हो सके, वो सेलेबल हो सके, तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको कुछ रखना पड़ता है बहुत टाइम तक, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट कंडीशन। ठीक है, कंडीशन क्या हो गया, वर्ड या लोकेशन। तो कोई भी ऐसी नेसेसरी कॉस्ट, ठीक है, जो आपको लगता है जरूरी है उस इन्वेंट्री को उसकी प्रेजेंट कंडीशन में लाने के लिए, वो सारी कॉस्ट इंक्लूड होंगी। इसमें एग्जांपल देता हूं मैं दो। स्टोरेज कॉस्ट वैसे इंक्लूड नहीं होती, स्टोरेज कॉस्ट वैसे इंक्लूड नहीं होती, बट इन केस ऑफ वाइन, इन केस ऑफ राइस इंक्लूड होती है, ठीक है। नंबर टू, ठीक है, इंटरेस्ट कॉस्ट, दैट इज कॉल्ड बोरोइंग कॉस्ट, याद करो AS16। इंटरेस्ट कॉस्ट वैसे इंक्लूड नहीं होती, बट क्योंकि उस इन्वेंट्री को हमने बहुत लंबे समय तक होल्ड किया था, सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम, क्वालिफाइंग असेट, ठीक है, तो इसलिए वो वाली कॉस्ट उसमें इंक्लूड होगी। याद हो गया, कोई दिक्कत, तो प्रेजेंट लोकेशन एंड प्रेजेंट कंडीशन, तो यहां पर ये हमने बात करी, ठीक है जी। तो ये चीज हो गई आपकी। अब आ जाओ, ठीक है, तो यहां पर ये समझ लिया हमने। अब बात करते हैं व्हाट इज एनआरवी। एनआरवी की जो बात होती है, फिनिश गुड्स और डब्ल्यूआईपी की एनआरवी होती है, इसकी होती है फिनिश गुड्स और डब्ल्यूआईपी की, ठीक है। एनआरवी हमारी रॉ मटेरियल की नहीं होती, एनआरवी किसकी नहीं होती, रॉ मटेरियल की एनआरवी नहीं होती, किसकी होती है, सिर्फ फिनिश गुड्स और डब्ल्यूआईपी। अब सुनो क्या बोल रहे हैं, एनआरवी क्या होता है, मार्केट वैल्यू माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, ये किसके लिए आएगा, अगर डब्ल्यूआईपी वाले गुड्स है। एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, जिसको हम कॉस्टिंग में बोलते हैं फर्दर कॉस्ट, क्या बोलते हैं हम, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, क्या बोलते हैं, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, ये वाली कॉस्ट है, एफपीसी भी कह सकते हो, अदर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। और माइनस करेंगे एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ सेल, मतलब सेलिंग कॉस्ट, मतलब क्या हो गई, इन दोनों को लेस कर दो, एनआरवी आ गई। अगर हमारे फिनिश गुड्स हैं, क्या हमारे क्या है, फिनिश गुड्स, तो फिर ये नहीं आएगा ना फिनिश गुड्स के केस में। अगर फिनिश गुड्स है तो ये नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा, मार्केट वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल। अगर डब्ल्यूआईपी दोनों लेस हो जाएंगे, ये फर्क है। एनआरवी, एनआरवी किसकी निकलती है, फिनिश गुड्स और, ठीक है। अब उसके बाद रॉ मटेरियल तो हमेशा अपनी कॉस्ट पर ही आता है, प्रोवाइडेड जो फिनिश गुड्स है जिसके अंदर वो यूज हो रहा है, वो फिनिश गुड्स अपनी कॉस्ट या उससे अबव पे सेल हो रहा हो, फिनिश गुड्स अपनी कॉस्ट या उससे अबव पर सेल हो रहा है। मैं एग्जांपल देता हूं, हमारे पास एक रॉ मटेरियल है, हमने वो मटेरियल परचेज का, फैब्रिक है, परचेज करा मान लो से फॉर एग्जांपल 50 रुपए में, पर आज वो उस मटेरियल को मार्केट में फिर लेने जा रहे हैं, मिल रहा है 30 रुपए का, हो सकता है कभी कभी ऐसा हो जाए, ठीक है, पर हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा उस चीज से, तो 50 का मिल 30 का मिल, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, मैं इसको यूज करूंगा अपने फिनिश गुड्स में, और मेरा फिनिश गुड्स जो है, ठीक है, अपनी कॉस्ट, फिनिश गुड्स की कॉस्ट, उसकी कॉस्ट या उससे ज्यादा पे सेल हो रहा है मार्केट में अभी भी, तो मैं इसको कॉस्ट पे वैल्यू करता रहूंगा। बट से फॉर एग्जांपल ये मटेरियल जिस फिनिश गुड्स में यूज हो रहा है, वो फिनिश गुड्स भी अपनी भी कॉस्ट पे सेल नहीं हो पा रहा, क्यों नहीं हो पा रहा, रीजन समझ आ गया, क्योंकि ये जो मटेरियल है उसमें महंगा लगा पड़ा है, जो एक्चुअल में अब है नहीं उतने का, तो हो सकता है इस मटेरियल की वजह से, ठीक है, क्या हुआ, उस फिनिश गुड्स की एनआरवी बहुत डाउन हो गई, एनआरवी क्या हो गई, बहुत डाउन, जिसकी वजह से जो इस कॉस्ट पे हम बना रहे हैं उस कॉस्ट पे फिनिश गुड सेल
नहीं होगा, उस पर कम पर सेल होगा। अगर मान लो फिनिश गुड्स अपनी कॉस्ट से कम पर सेल हो रहा है, मतलब एनआरवी, मतलब क्या हो गया एनआरवी, तो रॉ मटेरियल को भी उसको एनआरवी पे वैल्यू करना पड़ेगा। एनआरवी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे रिप्लेसमेंट कॉस्ट, क्या बोलेंगे रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ठीक है जी, तो ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, तो अगर फिनिश गुड्स बिलो कॉस्ट पे सेल हो रहा है तो उसका रॉ मटेरियल भी किस पे वैल्यू होगा, अपने रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे। किस पर होगा, रिप्लेस पे। क्वेश्चन अभी हम करेंगे, आई बात समझ। तो वैसे रूल क्या बोलता है, रॉ मटेरियल विल ऑलवेज बी वैल्यूड एट कॉस्ट प्रोवाइडेड इट्स फिनिश गुड्स विल बी सोल्ड एट कॉस्ट और अबव कॉस्ट। कोई दिक्कत? बट बट इन केस जो फिनिश गुड्स है वो अपनी कॉस्ट से कम पर सेल हो रहा है, मतलब एनआरवी पे सेल हो रहा है, तो इसका मतलब रॉ मटेरियल भी किस पर होगा, फिर रिप्लेसमेंट कॉस्ट। दोनों भाई भाई हैं, दोनों क्या है, भाई भाई। फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन सेम चलेगी। तो कैसे, अगर फिनिश गुड्स कॉस्ट पर वैल्यूएशन है, कॉस्ट पे वैल्यूएशन उसकी कब होगी, जब उसकी एनआरवी ज्यादा होगी, तो रॉ मटेरियल भी किस पे आएगा, कॉस्ट पे। फिनिश गुड्स एनआरवी वैल्यू रखा है, एनआरवी पे वैल्यू कब होगा, जब कॉस्ट उसकी ज्यादा होगी, एनआरवी क्या होगी, कम, राइट। तो इसका मतलब रॉ मटेरियल भी किस पे होगा, रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे। किस पे होगा, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ये वाली बात ध्यान देने वाली थी। इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिखाएगा आईसीआई का। ठीक है, ये बात समझ आई। तो पहले अभी तक हमने मेजरमेंट पढ़ी, क्या पढ़ी, मेजरमेंट। मेजरमेंट में क्या, कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब क्या होता है मैंने बता दिया, दैट इज कॉस्ट मतलब पीसीओ, मतलब क्या होता है पीसीओ। पीसीओ मतलब क्या हो गया आपका, दैट इज आपका परचेज कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट और अदर कॉस्ट। परचेज कॉस्ट में क्या आता है, सिंपल से, जो आपने रॉ मटेरियल या फिनिश गुड्स को परचेज करते हो, जो भी खर्चा करा, परचेज प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, ड्यूटी एंड टैक्सेस इफ रिफंडेबल नॉट, इफ रिफंडेबल नहीं है तो यहाँ पे ऐड होंगे, प्लस कैरेज इनवर्ड, प्लस ट्रांजिट इंश्योरेंस, प्लस एनी अदर कॉस्ट विच इज नेसेसरी फॉर दैट इन्वेंट्री, उसको ऐड कर दो, आ जाओ परचेज करते हो। उस कन्वर्जन कॉस्ट में डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और फिक्स ओवरहेड्स पे डिपेंड करता है सर। फिक्स ओवरहेड हो सकता है एब्जॉर्ब होते हैं, और हो सकता है वो एक्चुअल बेस पर आए, या फिर क्या हो सकता है वो नॉर्मल बेस पर आए। ठीक है, तीन सिनेरियो है, पर तीन में से हमारे लिए इंपॉर्टेंट दो सिनेरियो है। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, अगर आपकी नॉर्मल नॉर्मल कैपेसिटी ज्यादा है एक्चुअल से, नॉर्मल प्रोडक्शन ज्यादा थी किससे, एक्चुअल से, तो नॉर्मल बेस क्या लेंगे हम, नॉर्मल बेस। और एक्चुअल ज्यादा है तो एक्चुअल बेस। ऐसा बोल सकते हैं, जो ज्यादा होगा उसका बेस बना दो, जो ज्यादा है उसका बेस बना दो, अदरवाइज ओवर वैल्यूएशन हो जाएगी। अदरवाइज क्या होगी, रूल आंसर एक ही है क्या, अदरवाइज ओवर वैल्यूएशन। याद हो गया? ठीक है भाई, घर जाके तुम्हें भी याद करना है। ठीक है, उसके बाद अदर अदर कॉस्ट। अदर कॉस्ट क्या होती है मेरे बच्चे, अदर कॉस्ट उन्होंने क्या बोला, कोई भी ऐसी कॉस्ट जो इन्वेंट्री को अपनी प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशन में लाने के लिए क्या है, नेसेसरी है। लोकेशन एंड कंडीशन, लोकेशन बताया था कंसाइनमेंट वाला, कंडीशन बताई थी मैंने क्या, दैट इज मैंने एग्जांपल दिया था आपको किस चीज का, आपका वाइन और राइस वाला। ठीक है, वहां पे बोरिंग कॉस्ट भी लगा दी थी मैंने, A16 वाली। तो वैसे तो स्टोरेज और इंटरेस्ट कॉस्ट इन्वेंट्री की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होती, पर वो नेसेसरी कॉस्ट है, अगर उस इन्वेंट्री को अपनी कंडीशन में लाने के लिए तो इंक्लूड हो जाती है। जनरल रूल क्या है, मैं कहीं पे लिख देता हूँ, मैं बाद में इंक्लूड भी करा दूंगा नोट्स के अंदर मेरे बच्चों। यहाँ पे स्पेस कहीं पे मिल नहीं पा रहा, यहाँ लिख देता हूँ मैं। जनरल रूल क्या है, दैट इज जो स्टोरेज कॉस्ट है और जो इंटरेस्ट की कॉस्ट है, क्या करते हैं उसको एक्सक्लूड करते हैं, क्या करते हैं उसको एक्सक्लूड करते हैं। आई बात समझ? बट एक्सेप्शन क्या है, ये वाला कंडीशन वाला। ठीक है, इस कंडीशन को लाने के लिए अगर वो नेसेसरी है दोनों कॉस्ट, तो इनको इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, एक, उसके बाद ऑफिस एंड एडमिन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी क्या होती है, एक्सक्लूड होती है। क्या होती है, एक्सक्लूड। एमसीक्यू बन सकता है ये तो। हमने कॉस्ट, हम तो कॉस्टिंग वाले बच्चे हैं यार। ऑफिस एंड एडमिन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी इंक्लूड क्या होती है, एक्सक्लूड। किसकी, इन्वेंट्री की कॉस्ट से। इन्वेंट्री की जो वैल्यूएशन होती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे होती है, किस पे होती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो सिर्फ यहीं तक की कॉस्ट आती है उसमें। ठीक है, तो ये चीज हो गई आपकी। आइए जी, अब जब हम इन्वेंट्री खरीद के लाते हैं तो उसमें ना, जैसे जो भी टोटल कॉस्ट आई उसको डिवाइड करते हैं इफेक्टिव यूनिट से। किसे डिवाइड करते हैं, इफेक्टिव यूनिट्स। इफेक्टिव यूनिट्स क्या होती है, टोटल यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट, याद है। अब नॉर्मल लॉस क्या होता है, नॉर्मल लॉस मतलब जो रिकरिंग है, जो एक्सपेक्टेड है, जो अनअवॉइडेबल है, नॉट मेजर्ड, इसको मेजर नहीं करते हम। अब नॉर्मल लॉस क्या होता है, नॉन रिकरिंग, अनएक्सपेक्टेड, अवॉइडेबल, क्या है मेरा ये, अवॉइडेबल, और मेजर्ड एज गुड यूनिट। ठीक है, इसको हम मेजर नहीं करते, इसको मेजर करते हैं। तो इसलिए जब हम यहाँ पे इफेक्टिव कॉस्ट पर यूनिट निकाल रहे होते हैं, कॉस्ट पर यूनिट, तो इफेक्टिव यूनिट्स देते हैं, तो उसमें नॉर्मल लॉस यूनिट्स लेस होंगी, एबनॉर्मल वाली लेस नहीं होगी। एबनॉर्मल वाली की हम अलग से एंट्री पास करते हैं, एबनॉर्मल लॉस। तो इसका मतलब एबनॉर्मल लॉस कोई अगर हुआ है वो भी इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट नहीं बन सकता, उसको अलग से वैल्यूएशन करो कि अगर उसकी अलग से, तो प्रॉफिट एंड लॉस पे लेके जाओ। तो एक्सक्लूजन फ्रॉम इन्वेंट्री
एक जनरली स्टोरेज कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट, पर उसमें क्या एक्सेप्शन है, क्या उसमें क्या मेरे बच्चे एक्सेप्शन है, अगर उसको नेसेसरी है तो ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं। एबनॉर्मल लॉस तो कभी भी इन्वेंट्री कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। और उसके बाद दो पार्ट मैंने बोले, क्या, जर्नल, ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस, और क्या हो गया हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। याद हो गया, ये सारे एक्सक्लूजन है किसकी, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री की, किसकी, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री की। याद आई, ठीक है। एक काम करते हैं, हम ये जो हमने ये वाली बात करी थी ना अभी, वो वाली रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स कनेक्टेड, उसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं पहले जल्दी से आकर। देखो एग्जाम्पल नंबर 1, ये भी हम, चलो इसको भी देख लेते हैं, ये भी हम कर चुके हैं। कॉस्ट ऑफ पार्टली फिनिश यूनिट एट द एंड ऑफ द ये इज 150, द यूनिट कैन बी फिनिश नेक्स्ट ईयर बाय फर्दर एक्सपेंडिचर। आ गया वर्ड, कितना है मेरे बच्चे, 100। फिनिश यूनिट्स कैन बी सोल्ड एट मार्केट, कितना, 250। तो ये हो गई नेट सेलिंग प्राइस किसका, फिनिश गुड्स का। कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन कितनी है, 100, तो एनआरवी कितनी बच गई, 150, सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ 4% ब्रोकरेज ऑन सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेलिंग कॉस्ट, कितना हो गया, 10 रुपए, सेलिंग प्राइस पे ब्रोकरेज है ना। ठीक है, तो ये आ गया, तो ये आ गया नेट एनआरवी, क्या आ गया मेरे बच्चे, एनआरवी, कोई दिक्कत। अब कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कितनी है हमारी, 150, जो फिनिश गुड्स जो है, पार्टली फिनिश गुड्स है, सॉरी, WIP है, उसकी कॉस्ट कितनी है, 150, और इसकी एनआरवी कितनी आ रही है मेरे बच्चे, 140। किस पे वैल्यूएशन करेंगे इसको, 140। याद हो गया, ठीक है। आएंगे तो ऐसी कुछ क्वेश्चन आएगा, डन। और एमसीक्यू में भी आता है, फटाफट आपने करना है, एनआरवी कैलकुलेट करनी है। एनआरवी कैसे निकलेगी, दो चीजों को लेस करके, एक फर्दर कॉस्ट, मार्केट वैल्यू किसकी होगी आपके पास, किसकी होगी, फिनिश गुड्स की, उससे लेस करोगे फर्दर कॉस्ट, आ गई मार्केट वैल्यू ऑफ WIP, फिर उससे लेस करोगे क्या, कमीशन, क्या लेस करोगे, कमीशन। आई बात, चलो जी, अब नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पर, ये वाला कर चुके हैं, थर्ड देख लो। चलो, हमारे पास कुछ आर्टिकल्स हैं, ठीक है, इसको हमने 85 में परचेज करा, ही सोल्ड सम ऑफ द आर्टिकल फॉर 1,05,000, कोई दिक्कत नहीं है। द एवरेज परसेंटेज ऑफ ग्रॉस मार्जिन इज 25% ऑन कॉस्ट, ओपनिंग स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री वॉज 15,000। ठीक है जी, कह रहा है कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक इन्वेंट्री, बच्चा भी कर सकता है अगर वो थोड़ा समझदार हो, फाउंडेशन का बच्चा भी इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन में हमारे पास क्या दे रखा है, क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे सेल वैल्यू दे रखी है, किसकी, दैट इज गुड्स की, और साथ में हमारे पास ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, कॉस्ट ये दे रखा है आपका, चलिए ऐसे क्यों करा हुआ है, हम देखते हैं। जब सेल वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक, मुझे इनका समझ नहीं आया कॉन्सेप्ट, हम अपने कॉन्सेप्ट से करते हैं। हमारे पास सेल वैल्यू है, सेल्स है, सॉरी सेल्स है, सेल कितनी है, 1,05,000, और माइनस कर दो जीपी पहले, तो क्या माइनस कर दो, जीपी, 25% ऑन कॉस्ट, तो 1/5 कर दे इसको। ठीक है, तो कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, 30,000, 21,000, और तो इसको COGS कितना हो गया, 84,000। अब ओपनिंग स्टॉक कितना था मेरे पास, 15,000, प्लस परचेज कितनी है, 85, तो उसका मतलब टोटल गुड्स कितने थे मेरे पास, 1 लाख, सॉरी कितने हैं, 1 लाख। भाई शुरू में इतने गुड्स थे, इतने मैंने परचेज करे, गुड्स टोटल थे कितने हमारे पास, 1 लाख, उसमें से बेच कितने दिए गुड्स मैंने, 84, बाकी रिमेनिंग क्या है मेरा, क्लोजिंग स्टॉक। आगे आंसर, कोई दिक्कत, तो पहले सेल में से लेस कर देंगे जीपी, और जीपी निकालने के लिए हमें क्या करना, 1/5 वाला कॉन्सेप्ट करना पड़ेगा, वो सबको आता है। फिर ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, मैचिंग कॉन्सेप्ट करो ना, डेबिट साइड है, क्या हमारे पास, डेबिट साइड, तो क्रेडिट साइड की मैंने क्या ले ली यहाँ पे, COGS, आंसर आ गया ये वाला, कोई दिक्कत। ये हमारे तरीके से आंसर था, ये क्वेश्चन था, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अब कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर कॉन्सेप्ट क्या है, आइए जी, द कंपैरिजन बिटवीन कॉस्ट और एनआरवी शुड बी मेड ऑन आइटम बेसिस। मैं जानबूझ के यहाँ पे रखा ये वाला वर्ड, क्या करेंगे, आइटम ऑन आइटम बेसिस, मतलब क्या हो गया, टोटलिटी में नहीं कर सकते, हर आइटम को अलग अलग वैल्यू करेंगे, आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 2, 50 और 45 क्या लेंगे, 45, 20 और 24 क्या लेंगे हम, 20, आंसर कितना आ गया, 65। अगर टोटलिटी में करते तो आंसर कितना आता, 69। तो टोटलिटी में अलाउड, आइटम बाय आइटम बेसिस, मतलब कैटेगरी बना लेंगे, क्या बना लेंगे हम, क्या बात समझ आ गई। अब आ जाओ, जो मैंने सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन है मेजर वो उठाए हैं,
छोटे मोटे क्वेश्चन छोड़ दिए मैंने, इसलिए इलस्ट्रेशन 2 दिख रही है आपको। ठीक है, इलस्ट्रेशन 2 के अंदर हमने 40 लाख के गुड्स परचेज करे और 75% गुड्स सेल कर दिए। कंपनी वांट्स टू डिस्क्लोज द क्लोजिंग स्टॉक एट 10 लाख। ठीक है, द एक्सपेक्टेड सेल वैल्यू इज 11 लाख, कमीशन कितनी है 10% है, सेल वैल्यू दे रखी है 11 लाख और सेलिंग कॉस्ट कितनी है मेरे बच्चे 10%, कितना हो गया 1.1 लाख, कितना बच गया 9.9 लाख। सही बात समझ। और ये हो गई इसकी एनआरवी, और सर इसकी कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट है 10 लाख, एनआरवी कितनी है 9.9 लाख, तो किस पे शो करोगे, एनआरवी कम है, सेल वैल्यू ज्यादा है पर एनआरवी क्या है कम है। बात समझ आ रही है बेटा श्रेय। और इलस्ट्रेशन 3 आ जाओ जल्दी से। हमारे पास नॉर्मल वेस्ट हुआ 5% इनपुट का, अभी हमने पढ़ा ये वाला कॉन्सेप्ट थी, 5000 मैट्रिक टन हमने बनाए थे। ठीक है, और उसमें वेस्ट जो एक्चुअल था वो 300 मैट्रिक टन है, हमने इनपुट डाला, देखो इनपुट डाला कितना 5000 मैट्रिक टन। ठीक है, और उसका जो नॉर्मल वेस्ट है बेटा, जो नॉर्मल वेस्ट है वो कितना है 5%, तो कितना 250 होना चाहिए, कितना होना चाहिए 250। तो नॉर्मल आउटपुट कितना आना चाहिए था 4750। कॉस्ट पर मैट्रिक टन ऑफ इनपुट इज 1000, कोई दिक्कत नहीं है। परचेज कॉस्ट मैं बोल सकता हूँ कितनी हो गई हमारी 5000 इंटू 1000, कितना हो गया 5000 इंटू 1000 बेटा, मेरे ख्याल में 50 लाख, 50 लाख। अभी क्या पूछ रहा था, एंटायर क्वांटिटी ऑफ वेस्ट इज ऑन स्टॉक एट द ईयर एंड। ठीक है, स्टेट विद रेफरेंस टू अकाउंटिंग हाउ विल यू वैल्यू द इन्वेंट्री इन दिस केस। 50 लाख खर्चा करा, डिवाइड करेंगे इफेक्टिव यूनिट से, इफेक्टिव यूनिट कितने मेरे बच्चे 4750, तो कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ गई 1052, 2 पॉइंट कितना है, तो अभी एग्जैक्ट करते हैं। ठीक है, अब इसके दो पार्ट होंगे बेटा, एक जो हमारी गुड यूनिट्स है, गुड यूनिट्स एक्चुअल में कितनी है आप ध्यान देना 4700 कितनी है इंटू 1052.6, ये जाएगा मेरा क्लोजिंग स्टॉक में, कहा जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। और एक हमारी बैड यूनिट्स है, बैड यूनिट्स मतलब है तो ऊपर वाली बैड थी पर ये एक्सपेक्टेड थी, क्या थी ये एक्सपेक्टेड थी, इसलिए इसकी वैल्यूएशन नहीं करी हमने। तो मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा खराब हो गया, वो एबनॉर्मल है, क्या है मेरा वो एबनॉर्मल, तो ये हो जाएगा मेरा ठीक है, ये एबनॉर्मल लॉस, क्या है मेरा बच्चा एबनॉर्मल लॉस, कितना 50 इंटू 1052.6। पहले बताओ समझ आई ये वाली बात, इस तरीके से इसकी वैल्यूएशन होनी थी। डन, कोई दिक्कत। ठीक है, तो इन्वेंट्री में दिखाएंगे इतना, बाकी रिमेनिंग कहाँ दिखाएंगे एबनॉर्मल लॉस, कहाँ दिखाएंगे एबनॉर्मल लॉस। जो आपको 11th क्लास में एबनॉर्मल लॉस और क्लोजिंग स्टॉक गिवन होता था, आज हम दो पार्ट में ऐसे करके बाइफर्केशन कर रहे हैं। जो क्लोजिंग स्टॉक है और एबनॉर्मल लॉस है, थोड़ा सा बच्चा को याद हो, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में दोनों आते थे, बस एबनॉर्मल लॉस चला गया प्रॉफिट एंड लॉस में उसके बाद, और क्लोजिंग स्टॉक का घर कहाँ था बैलेंस शीट में, याद आया। तो बस है तो वही चीज, बस वैल्यूएशन दोनों की अलग तरीके से करी, सॉरी वैल्यूएशन उल्टा सेम करी। तो ये वैल्यू जो निकाली मैंने 4750 की निकाली, तो इसके अंदर दो चीजें हैं, एक तो 4700 है जो गुड है और 50 जो है बैड है। मैथमेटिक्स में समझो ना ये वाली, समझ आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन ये था आपका ICI में। अब उसके बाद एक क्वेश्चन और है हमारा, हमारे पास वैल्यू निकालनी मटेरियल कॉस्ट, ये हो गया। मुझे लगता है कुछ क्वेश्चन कर, चलिए जी। फिक्स प्रोडक्शन चार्जेस और नॉर्मल कैपेसिटी इज 2 लाख इज 20 लाख, फिक्स कॉस्ट कितनी है 20 लाख है, और उसमें क्या एक्सपेक्टेशन है कितनी बनाओगे आप 2 लाख, पर यूनिट कितना हो गया मेरे ख्याल में 10 रुपए, कितना आ गया 10 रुपए फिक्स ओवरहेड्स के। 4000 kg ऑफ फिनिश गुड्स आर इन स्टॉक एट द ईयर एंड। अब इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या लगी जब मैं देख रहा था, सर यहाँ पे नॉर्मल जो वर्किंग है वो तो गिवन है पर एक्चुअल वर्किंग गिवन नहीं है, क्या गिवन नहीं है एक्चुअल वर्किंग गिवन नहीं है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे फिक्स ओवरहेड्स को नॉर्मल पे लेना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा नॉर्मल पे। आंसर आ गया, ऊपर 3 चीजें दे रखी हैं 240 और 20, कितना हो गया प्लस कर दो 10, कितना आ गया मेरे बच्चे ये
70 आंसर कर। क्वेश्चन के अंदर कुछ था ही नहीं यहाँ पे उल्टा। क्वेश्चन के अंदर सिर्फ ये बता रखा था आपका, दैट इज कि आपके पास नॉर्मल कैपेसिटी कितनी है 2 लाख और नॉर्मल कैपेसिटी पे कॉस्ट कितनी है 20 लाख, तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी हो गई। अब मेरे पास एक्चुअल कैपेसिटी थी नहीं, यहाँ पर एक्चुअल यूसेज थी नहीं, तो मैंने छोड़ दी, बस ये आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी से। ठीक है, अभी तक जो हमने पढ़ा देखो उसपे एग्जाम के सारे क्वेश्चन, एग्जाम कह रहा हूँ, बुक के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं आपसे, इसका मतलब इसी बेस पर सारा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। अब लास्ट क्वेश्चन है, आई थिंक एक और है इसके बाद, एक क्वेश्चन और है, कल ही देखते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 मार्क्स के लिए, एग्जाम के लिए, आपके स्टडी मैट में था, क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है जी, अब क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, 600 यूनिट्स है रॉ मटेरियल के हमारे पास, परचेज किस पे करे हमने 120, उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितनी है 90, कितनी है मेरे बच्चे 90। रिप्लेसमेंट कॉस्ट करेंगे या नहीं करेंगे मुझे नहीं पता अभी। 500 मेरे पार्टली फिनिश गुड्स हैं इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट इज 260। ठीक है जी, दीज यूनिट कैन बी फिनिश्ड बाय नेक्स्ट ईयर बाय एडिशनल कॉस्ट ऑफ 60, वो बाद में देखेंगे। हमारे पास 1500 यूनिट्स है फिनिश गुड्स के और टोटल कॉस्ट है उनकी 320। एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस कितना है उसका 300। ओ, सबसे पहले बात करते हैं फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स की कॉस्ट कितनी है बेटा, फिनिश गुड्स की कॉस्ट कितनी है हमारी 320। ठीक है, ऐसे करते हैं हम कॉस्ट और यहाँ पे कर दे हम एनआरवी या फिर रिप्लेसमेंट कॉस्ट। इसकी कॉस्ट कितनी है 320, एनआरवी कितनी है इसकी 300, तो वैल्यूएशन किस पर होगी इसकी 300 पे। अब बात करते हैं डब्ल्यूआईपी। डब्ल्यूआईपी की कॉस्ट कितनी थी, पहले कॉस्ट निकालो उसकी। डब्ल्यूआईपी की कॉस्ट है 260। अब उसका जो एनआरवी है वो कैसे निकालेंगे, 300 माइनस फर्दर कॉस्ट कितनी है 60, कितना हो गया 240, तो ये भी किस पर आएगा 240। ठीक है, आ गया हमारे पास क्या रॉ मटेरियल। सर रॉ मटेरियल बेचारा शरीफ है, इस पे डिपेंडेंट करता है वो। कॉस्ट कितनी है उसकी मेरे बच्चे 120, कितनी कॉस्ट है, और इसका रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितना है 90। हम लोअर देख ही नहीं रहे यहाँ पर, हम क्या देख रहे हैं ये किस पर वैल्यू हुआ था, ये किस पे एनआरवी पर, तो ये कह रहा है मैं भी एनआरवी, भैया जैसे आप बोलोगे वैसे कर लेंगे। ठीक है, तो ये किस पर आ गया, अब मल्टीप्लाई करो इनकी रिस्पेक्टिव क्वांटिटी से, जो इनकी क्वांटिटी है मल्टीप्लाई करो तो आंसर आ गया। देख लो 300 240 और क्या आ गया 90, और ये आ गई रिस्पेक्टिव क्वांटिटी। आंसर का पैटर्न भी देख लो कैसे करा, याद आ गया। मतलब सिंपल है, कंसेप्ट याद होना चाहिए आपको, सिंपल, कोई दिक्कत। अगर मैं से फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ एक चेंज करता इसके अंदर मारता, मैं यहाँ करता 330, पूरी स्टोरी चेंज थी। अब क्या होने वाला है बेटा, यहाँ पे एनआरवी कितनी है आपकी 330, तो यहाँ पे क्या आता 320, ये आंसर था, ये 330। ठीक है, और ये आ रहा है 270, पर मैं जानबूझ के ऐसे करता हूँ, इसको ना 80 कर देता हूँ, करता हूँ इसको मैं 80, मैं ऐसे ही कर रहा हूँ बस आपकी नॉलेज के लिए। तो कितना आ गया ये 250, तो ये 250 पे ही आता अभी भी, पर ये तो नॉर्मल क्या है छोटा भाई, भैया जैसे आप बोलो। आप किस पर हो भैया, मैं भी किस पे आऊंगा कॉस्ट पे, मेरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब ही नहीं बनता। ये 90 है, फिर भी कितना आएगा ये 120। आंसर समझ आ गया। तो रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन बड़े भैया हैं, जैसे बोलेंगे वैसे हम करेंगे। वो कॉस्ट पे तो हम भी कॉस्ट पे, वो एनआरवी पे हम भी एनआरवी पे। तो फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल में रिलेशनशिप क्या है, बड़ा भाई और छोटा भाई, राम लक्ष्मण एकदम ध्यान रखना। ठीक है, तो वैसे भाई भाई लड़ सकते हैं ना आपस में, ये नहीं लड़ रहे। ठीक है, जैसे भैया बोलेंगे वैसे करना है, भैया कॉस्ट पे तो हम भी कॉस्ट पे, वो एनआरवी पे हम भी रिप्लेसमेंट कॉस्ट। हमें कम ज्यादा से मतलब ही नहीं है, छोटा भाई क्या बोल रहा है, हम कम है ज्यादा भी फर्क ही नहीं पड़ता, फर्क क्या पड़ता है भैया जैसे आप बोलोगे। डन। पर डब्ल्यूआईपी थोड़ा बड़ा हो गया है, वो अपने आप इंडिपेंडेंट है, क्योंकि अपने आप क्या है इंडिपेंडेंट। कॉन्सेप्ट क्लियर है एकदम, कि आपकी स्टडी मैट में यहीं तक क्वेश्चन है, और इसके आगे भी तो बातें हैं ना, इसके आगे बातें मैंने एक्सप्लेन कर दी। यहाँ दो तरीके से करना, 330 और 300 दोनों लेकर देखना, वैसे मेरी बुक में दोनों वाले पॉइंट है ये वाले। सब क्लियर, हाँ जी भाई। आप देखो क्वेश्चन में ये रिप्लेसमेंट कॉस्ट 90 दे रखी है, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, भाई जो बोलेगा भाई कॉस्ट पर तो मैं भी कॉस्ट पे।
भाई रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे तो मैं भी रिप्लेसमेंट कॉस्ट, खत्म बात। आइए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। On 31st March, a business firm finds that cost of partly finished units is 530. Units can be finished by additional cost of 31. ये आई थिंक हमने वैसे क्वेश्चन करा हुआ है ना, ये कोई दिक्कत नहीं है, इसको छोड़ दो, सेम क्वेश्चन ऊपर जैसा, तो इसको छोड़ देते हैं। तो इसलिए इसका मेन क्रक्स आपके साथ में आ गया, यही ऊपर वाली इन सब चीजों को पढ़ा हमने ना, इनमें पूरा यस खत्म हो गया सारी बातें। अब इसका मतलब फिफ्थ पॉइंट पढ़ने के लिए ठीक है, पता होना चाहिए, पर एग्जाम में यूज नहीं हो रहा है, ज्यादा यूज नहीं हो रहा है। शॉर्ट की स्टोरी भाई यही थी, क्वेश्चन नहीं है इसके, ठीक है। तो मतलब मैं बोल सकता हूँ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी सारे पॉइंट्स क्या बड़े इंपॉर्टेंट है, समझ आ गए। अब देख लेते हैं कॉस्ट फॉर्मूला क्या, हिस्टोरिकल नॉन हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल मतलब जो एक्चुअल कॉस्ट, हिस्टोरिकल का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे, एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है। अब ठीक है, इन्वेंट्री इंटरचेंजेबल है, ठीक है, नॉन इंटरचेंजेबल है, मतलब इंटरचेंजेबल नहीं हो सकती। अगर इन्वेंट्री इंटरचेंजेबल है, आप शॉप पर जाते हो ना, अभी वो चॉकलेट लेकर आया, ठीक है, अब वो क्या थी, वो सारी इन्वेंट्री क्या थी, इंटरचेंजेबल। अभी थोड़ी बोला होगा भैया ये वाली चाहिए मुझे, नहीं, आपने बोला आपको 20 चॉकलेट चाहिए, उस पर उन पर्सन ने 20 चॉकलेट कोई भी काउंट करी, दे दी आपको निकाल के, इंटरचेंजेबल थी, क्या थी वो, ठीक है, तभी मंगवाई थी हम चॉकलेट बेटा, ठीक है। क्या ये इंटरचेंजेबल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। बट क्योंकि इसकी एक्सपायरी डेट है, तो शॉपकीपर क्या करता होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, टीफो मेथड लगाता होगा इसके ऊपर, राइट, डन। तो वो चीज बेटा एक्सपायरी डेट होती है, चेक मत कर, हाँ डन। उसके बाद दूसरा मेथड जो एएस रिकमेंड करता है वो क्या, एवरेज मेथड, क्या मेरे बच्चे, एवरेज मेथड, लीफो लगा लो या फिर क्या लगा लो, एवरेज। लीफो को वो रिकमेंड नहीं करता, पर कॉस्टिंग में ऐसा कुछ नहीं है हमारी, ठीक है। नॉन इंटरचेंजेबल मतलब क्या हो गया, दैट इज जब इन्वेंट्री इंटरचेंजेबल नहीं है, लाइक परचेज एंड सेल ऑफ सेकंड हैंड कार, याद आया, न्यू कार इंटरचेंजेबल, सेकंड हैंड कार नॉट इंटरचेंजेबल, वहां पे स्पेसिफिक है ना। तो हर कार जो वेंडर, देखो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कार 24, उनके लिए कार परचेस करना क्या है, एक इन्वेंट्री है, और हर कार की अलग वैल्यूएशन होती होगी, कि हर कार वो अलग प्राइस पे खरीदते होंगे, फिर उसकी रिपेयर मेंटेनेंस करते होंगे, उसकी कॉस्टिंग निकालते होंगे, हर कार उनके लिए क्या है, अलग कार, ठीक है। तो इसलिए उनकी जो कार है वो उस पर क्या है, कॉन्सेप्ट लग गया स्पेसिफिक मेथड, क्या लग गया मेरे बच्चे, स्पेसिफिक मेथड। और बाकी अगर इंटरचेंजेबल होती है न्यू कार्स, तो फीफो एवरेज लीफोबल है, ठीक है। नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। बट उसमें इन्होंने क्या बोला कि आपकी इन्वेंट्री बहुत लार्ज नंबर ऑफ इन्वेंट्रीज है, अलग अलग प्राइसिंग पे आती है, और हर बार वो प्राइस निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है आपके लिए, तो एक स्टैंडर्ड कॉस्ट निकाल के रख लो, जो आपको लगता है फेयरेस्ट कॉस्ट है, क्या है वो आपकी फेयरेस्ट कॉस्ट है, जो एक ठीक है अप्रोक्सीमेशन दे देगी, जहाँ पे आपके लिए एक्चुअल कॉस्ट निकालना बड़ा मुश्किल है, एक्चुअल कॉस्ट पे वैल्यूएशन करना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो आप एक अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ले सकते हो, बस प्रोवाइडेड वो वैल्यूएशन जो है उससे कोई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ना हो, ऑडिट को ध्यान रखो, ठीक है। वैल्यूएशन ऐसी हो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे, देखो वहां पे वर्ड लिखा है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ना हो, थोड़ी बहुत तो होगी, कुछ नहीं कर सकते, सही बात समझिए। फर्स्ट डे जब अकाउंटिंग पढ़ते हो ना, अकाउंटिंग की लिमिटेशन लिखा है, अकाउंटिंग कैन नॉट बी एग्जैक्ट, एग्जैक्ट नहीं हो सकती वो, बस फेयरेस्ट होनी चाहिए, अप्रोक्सीमेटली ठीक होनी चाहिए, उससे सामने वाले का पर्पस डिफीट नहीं होना चाहिए यूजर्स का, समझ आ रही है वाली बात, ठीक है। उसके बाद एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड, क्या हो गया, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। तो एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड में इन्होंने क्या बोला बेटा आपको, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड, समझ रहे हो, ठीक है। तो इन्होंने बोला इस केस में हम क्या करेंगे, पूरे एक स्टेप्स फॉलो करेंगे, ऑल दो ये क्लास सॉरी फाउंडेशन में होता है, बट स्टिल एक एग्जांपल बना के मैंने दिखा दिया बिकॉज दे रखा है, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है हमें किस पर, दैट इज मार्केट वैल्यू पर, क्या दे रखा है हमें, मार्केट वैल्यू। अभी भी हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक सॉरी सेल्स थी, हमने सिर्फ जीपी लेस करा, और आगे हमारे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब ऐसे ही हमारे जीपी मिल जाए, अगर क्या मिल जाए, अगर हमारे पास जीपी मिल जाए, जीपी को लेस मारेंगे यहाँ पर इसके अंदर, और इमीडिएटली क्या आ जाएगा हमारे पास, क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट, बिकॉज कॉस्ट चाहिए, क्या चाहिए हमें, कॉस्ट। तो उसी मेहनत करने के लिए हमने सारा स्टेप्स लिए। स्टेप नंबर 1 हम क्या लेंगे, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक दोनों को ऐड कर देंगे, याद करो क्रेडिट साइड, टोटल सेल वैल्यू आ गई, इसमें से लेस करेंगे ओपनिंग प्लस परचेज, तो क्या आ जाएगा आपके पास टोटल कॉस्ट, तो क्या आ गया जीपी, ये एक्चुअल जीपी नहीं है, ये एक्चुअल जीपी नहीं है, हमने निकाला है, अगर सारे गुड्स सेल हो जाते तो इतने के सेल होते, सारे गुड्स की कॉस्ट इतनी थी, इतना जीपी होता। तो फिर 5 लाख को डिवाइड करा टोटल सेल वैल्यू से, ध्यान रखना सेल से नहीं,
किससे डिवाइड करा, टोटल सेल वैल्यू से, तो क्या आ गया आपके पास, जीपी रेशो। कोई दिक्कत? और इस जीपी रेशो की हेल्प से हमने ये निकाल दिया वर्कआउट। और उसके बाद स्टेप 2 में क्या करा हमने, क्लोजिंग स्टॉक निकाला। ठीक है, अब क्लोजिंग स्टॉक जो है हमारा 3 लाख का है। अब 3 लाख में से हमने क्या लेस कर दिया, जीपी रेशो। ठीक है, बाकी आ गया क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट। मुझे बताओ यहां तक समझ आता है सब बच्चों को? एग्जाम्पल क्यों समझाती है, बाकी सारे एग्जाम्पल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए, इसके ऊपर कोई एग्जाम्पल था नहीं, मैंने बना के दिखा दिया। ऑल वेल। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सिर्फ पर्पस क्या था, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड हम कब लगाते हैं, जब हमारे पास बहुत सारी इन्वेंट्रीज होती हैं, उन सारी इन्वेंट्रीज की कॉस्ट निकालना मुश्किल है, बहुत लार्ज वॉल्यूम ऑफ इन्वेंट्रीज है, तो सबकी मार्केट वैल्यू लेते हैं, फिर मार्केट वैल्यू को एवरेज जीपी से लेस कर देते हैं बस। पर एवरेज जीपी क्वेश्चन में था नहीं, उसके लिए हमने वर्कआउट करवाया। मतलब ऐसा क्वेश्चन अगर आया तो फाउंडेशन से मैंने पिक करा, ऐसा होगा उसके अंदर। ठीक है, और कॉस्ट के अंदर कौन सी कॉस्ट एक्सक्लूड होती है वो मैंने आपको बता दी। कॉस्ट के अंदर कौन कौन सी कॉस्ट एक्सक्लूड होती है यहाँ पर लिखा नहीं हुआ, बट मैंने आपको बता दिया। आई थिंक आपको याद होगा, 5 कॉस्ट होगी। एबनॉर्मल लॉस, पर नॉर्मल लॉस तो आता है, दिखा दिया मैंने। एबनॉर्मल लॉस हो गया, स्टोरेज कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट। स्टोरेज और इंटरेस्ट कॉस्ट पे सब्जेक्टिव है। एडमिन एंड आपका ऑफिस कौन सा वाला, जर्नल वाला, प्लस साथ में क्या हो गया, सेलिंग एंड, ये एक्सक्लूड होती है कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री से। दैट्स इट, चैप्टर पूरा वाइंड अप। याद हो गया चैप्टर? चलिए जी, 5 मिनट का ब्रेक।